क्या तब्दीलियाँ देखने को मिली? देखिए, बहुत सालों के बाद में वक्फ बोर्ड की ऑफिस जो हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में, इसका रिनोवेशन हुआ है। अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजी चेंज हुई है और पेपरलेस ऑफिस हर जगह होते जा रही, ई ऑफिसर्स होते जा रहे हैं हर जगह। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ का डिजिटलाइजेशन का एक बड़ा प्रोग्राम वक्फ बोर्ड करवा रही है। सबसे बड़ा मसला जो होता है वक्फ बोर्ड में कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ठीक से नहीं मेंटेन होते, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा नहीं होते हैं। और क्योंकि वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ ता क़यामत तक वक्फ होके रहते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो वक्फ बोर्ड के मेंबरान इस बात को समझे और डिसीजन लिए कि पूरे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ हमारे वेबसाइट पे होना चाहिए, ताकि जो है वो हमारी आवाम को पता चले कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है। और जो भी हमारे प्रॉपर्टी के इंक्रोचमेंट्स होते हैं, वो इंक्रोचमेंट करने वाले भी चेक कर सकते हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है करके। तो इसके लिए डिजिटलाइजेशन बड़े लेवल पे हो रहा था और टेक्नोलॉजी को हम लोगों को अपनाना था। तो पेपरलेस ऑफिस बनाना था इसको, और पुरानी ऑफिस में ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थे, तो ये फैसिलिटीज़ पूरे देने के लिए और काम काज आसानी से करने के लिए, और लोग जो आते हैं स्टेट भर से जो मिलने के लिए, जो अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, और जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन्स आते हैं, मेंबर्स आते हैं, कमिटीज़ के लोग आते हैं, उनसे बैठ के बातचीत करने के लिए उस तरीके की फैसिलिटी भी अभी नहीं थी। अब चेयरमैन जो डिफरेंट स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, वो कमिटीज़ के चेयरमैन्स को भी बैठने की जगह नहीं थी। अब एक फ्लोर पूरा इस्तेमाल करके चेयरमैन्स को अलग बैठ के उनके अंडर 2-4 हेल्पर्स को रख लेके हेल्प लेके उनसे काम करवाने के लिए भी, कंटिन्यूसली बैठने के लिए भी फैसिलिटी भी है। और इसको ऑफिस को अपग्रेड करके एक आसान तरीके से काम करने का एक सिलसिला यहाँ पे शुरू करने की कोशिश की गई। मैं जनाब शाफी सादी साहब को, रियाज अहमद खान साहब को, आसिफ साहब, अनवर साहब, ये सारे लोग मिल के ये बहुत तेज़ी से कम टाइम में इसका रेनोवेशन किए हैं। और इंशाल्लाह ये रेनोवेशन के बाद में जो है काम थोड़ा आसान होगा। बुक कीपिंग और रिकॉर्ड कीपिंग भी आसानी से हम लोग रख पाएंगे, और कोर्ट वगैरह भी जो है अपग्रेड किए हैं, ताकि तेज़ी से कोर्ट के केसेस भी हम लोग निपटाते जाएं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें मदद मिली है, मिनिस्टर खुद आके इसका इनॉग्रेशन किए हैं। हाँ, आने वाले दिनों में एक बड़ी वक्फ भवन बनाने के लिए भी हम लोग गवर्नमेंट से मांग किए हैं। 75 करोड़ रुपए का डिमांड हमारा है। सिद्धरामैया साहब हमें प्रॉमिस किए हैं कि वो 2-3 साल के इंस्टॉलमेंट में जो है वो हमें पैसे देंगे, एक बड़ी ऑफिस बनाएंगे, ताकि जो है हम लोग वक्फ के काम और वक्फ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी आने वाले दिनों में हम बढ़ाएं। मैं पूरे कमेटी मेंबरान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये लोग बड़ा काम बहुत सालों के बाद इन्होंने किया है। पिछली गवर्नमेंट में हमें पैसे भी नहीं मिल रहे थे, पैसों की दिक्कत थी, हमें फंड्स नहीं था, फंड्स नहीं थे, तो उसके जो अवेलेबल फंड्स थे उसमें स्क्वीज़ इन करके, उसमें कोशिश करके जो है ये इतना बड़ा रिनोवेशन किए हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और एक बड़ी वक्फ भवन ऑफिस, और हर डिस्ट्रिक्ट में वक्फ की एक सेपरेट ऑफिस और सेपरेट फैसिलिटीज़ हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये हाल ही में आपने देखा होगा बहुत सारे एलिगेशंस भी लगते रहते हैं, क्या सिर्फ ऑफिस बदलने से काम चलेगा या काम करने के तरीके को भी बदलना पड़ेगा? देखिए, जाहिर सी बात है, काम करने के तरीके तो बदलना ही पड़ेगा। जो हमारे पास जो स्टाफ है उनका जो नज़रिया है, उनका जो तरीका है काम करने का, उसको बदलना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक एलिगेशंस की बात है, मुझे ख़ुद भी जो है, मैं जब वक्फ बोर्ड में नहीं था, मैं वक्फ बोर्ड के बारे में जब मुझे बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था, तो मुझे भी लगता था कि जो भी एलिगेशंस लगते हैं वो एकदम सही हैं करके। अभी एलिगेशंस, कोई भी किसी भी चीज़ का जो है एलिगेशन लगा देता है। आजकल क्या है, टीवी पे, ये यूट्यूब चैनल पे बैठ के कोई भी एलिगेशन लगाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ना तो वक्फ एक्ट उनको मालूम रहता, ना तो वक्फ का सिलसिला कर्नाटक में कब से शुरू हुआ उनको नहीं मालूम होता। 1965 गेजेट नोटिफिकेशन में प्रॉपर्टीज़ का इंक्लूजन कैसा हुआ उनको नहीं पता रहता। अब उनको ये लगता है कि जो हर प्रॉपर्टी में कोई
एंक्रोचमेंट हो गया तो बोर्ड ही करवा रही है। वो और केसेस जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस लड़ना है उसके लिए कितना पैसा चाहिए किसी को पता है? बोर्ड का इनकम क्या है किसी को पता है? बोर्ड का इनकम जो आता है, जो कंट्रीब्यूशंस आते हैं, वो कंट्रीब्यूशन में हम लोग सैलरीज भी दे नहीं पाते और सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? बड़े बड़े केसेस लड़ना पड़ता है, 100 एकड़ 200 एकड़ 300 एकड़ की प्रॉपर्टी है। अब जब केस लड़ने हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हमारे अपोजिशन के जो लोग रहते हैं जो वो प्रॉपर्टीज़ को हथियाना चाहते हैं, अब वो लोग जो है पर हियरिंग पे 25-25 लाख 50-50 लाख देके बड़े से बड़े लॉयर को खड़ा करते हैं। अब बोर्ड कहाँ से पैसे लगाएगा? तो एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। एलिगेशन कोई भी लगा सकता है। बोर्ड की फंक्शनिंग, बोर्ड में कितनी दिक्कतें हैं, अब बोर्ड में किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है नहीं करती है, गवर्नमेंट से कितना हमें मदद मिलती नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं रहता। तो एलिगेशन लगा सकता है, प्रूव करना मुश्किल। एक चीज़ मैं बोलूँगा, कोई भी चेयरमैन बन जाए बिना बोर्ड के डिसीशन के कोई एक्शन नहीं ले सकता। बाहर के लोगों की तो दूर की बात, बिना बोर्ड के डिसीशन के कोई एक्शन अगर वो लेगा, कोई अगर वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसी को दे देगा, कोई प्रॉपर्टी में कोई गड़बड़ वो करेगा, तो बोर्ड के मेंबर्स ही काफ़ी हैं उसको हाईलाइट करने में और उसको इंडाइट करने में और उसके पीछे पड़ जाने के लिए। आवाम की ज़रूरत भी नहीं रहती। तो एलिगेशंस लगाते हैं, प्रूव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हैं मसले। बहुत हमारे प्रॉपर्टीज़ एक ज़माने में शहर के बाहर, गांव के बाहर हुआ करते थे। आज वो प्रॉपर्टीज़ जो है शहर के अंदर हैं, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन इंक्रोच्ड हैं। और जहाँ इंक्रोच हो को है, अब उसको वो इंक्रोचमेंट, बस्तियाँ बस गए हैं वक्फ लैंड पे, अब वो इंक्रोचमेंट कैसा निकालना? सरकार ही निकाल सकती है। अब जो पिछली सरकार थी, क्या उससे हम उम्मीद कर सकते थे कि वो बस्तियाँ उजाड़ के जो है हमें वो लैंड दिलवा दें? तो उसका भी एक तरीका निकालना पड़ेगा हम लोग को। क्या उस लैंड के बदले में हम लोग सरकार से नेगोशिएट करके गांव के बाहर या उसकी वैल्यू की लैंड कहीं और ले सकते हैं क्या? तो वक्फ एक्ट में भी बहुत सारे खामियां हैं जिसको हम लोग को अमेंड करना चाहिए। इंशाल्लाह यहाँ कांग्रेस की सरकार आई है, पूरी मदद कांग्रेस की सरकार की तरफ से हम लोग दिलवाने की कोशिश करेंगे। दुआ कीजिए कि 2024 में कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी आए, ताकि हम वक्फ एक्ट में भी जो हम काफ़ी अमेंडमेंट लाएं, जिसकी वजह से वक्फ को और कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो। ज़मीर अहमद खान साहब को जो पोर्टफोलियो दिया गया है वक्फ का, किस तरह से उनकी दिलचस्पी दिख रही है? आप 1-2 मीटिंग में अटेंड किए हैं? देखिए, ज़मीर अहमद खान साहब वो खुद पूछ के, मुझे लगता है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और वक्फ उन्होंने लिया है, उनको दिलचस्पी है इसीलिए उन्होंने लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग उनके टेन्योर में, आज भी मैं मीटिंग में कह रहा था, उनके टेन्योर में बहुत सारे जो लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली बेंगलुरु के तक बिल्डर के केस, इस तरह के बड़े केसेस, उनके गुड ऑफिसर्स इस्तेमाल करके और भी जो मुस्लिम लीडरान हैं उनका भी सपोर्ट लेके, ये बड़े जो प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ हैं उस मसले अगर सॉल्व करके उसको रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ में अगर कन्वर्ट करें, तो मुझे लगता है कि उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी के लिए होगा। और जज्बा उनमें है, सारे लोग मिलके हम लोग उनको भी सपोर्ट करें और वो भी दूसरे मुस्लिम लीडरान का सपोर्ट लेके काम करें, तो मुझे लगता है कि ये मसले हल करने में कामयाब होंगे और उसका फ़ायदा कम्युनिटी को पहुँचेगा।